करते हैं कि ये सियासी खत है? क्या जस्टिस एजाजुल एहसन को ये खत लिखना ही नहीं चाहिए था? अमर, इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि काजी फायज ईसा ने जिस सूरत हाल में अपने ओहदे का चार्ज संभाला है, वो कानून से कहीं बढ़ के, कहीं आगे जाके वो सियासत की नजर हुई थी। और अब अगर उन्होंने उसको सियासत से दूर रखना है तो वादियो नजर में तो यही लगेगा कि अच्छा, ये भी कोई सियासी काम हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले सरीहन सियासत की बुनियाद पर हुआ करते थे, अब वो कानून की बुनियाद पर हुआ करें। और इस तरफ वापस रुख मोड़ना जो है सुप्रीम कोर्ट का, वो भी एक सियासी काम देखने में तो आपको लगेगा। बट आई थिंक कि चीफ जस्टिस हैज बीन वेरी क्लेवर अबाउट इट। उन्होंने इनको प्रोसीजरली डील करने की कोशिश की है। अब उस प्रोसीजर का मतलब और उस प्रोसीजरल जो उनका एफर्ट है इस मामले को डील करने का, उसमें मुजम्मिल ने भी एक अहम नुक्ता उठाया है कि उसका मतलब ये नहीं है कि वो एक तरह की डेमोक्रेटाइजेशन चाह रहे हैं कि जी सारे मिलकर जो फैसला करेंगे वो वही होगा। उन्होंने सिर्फ एक प्रोसीजर एक ऐसा ले डाउन किया है जिसके अंदर उनकी अपनी राय, क्योंकि हमने देखा कि इससे पहले चीफ जस्टिस अपनी मनमानी भी कर चुके हैं ऐसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उन्होंने जो प्रोसीजर्स बनाए हैं नए, उसमें उन्होंने सिर्फ इस चीज को यकीन दहानी कराई है हमें कि चीफ जस्टिस की अपनी राय जो है वो भी उस प्रोसीजर के मातहत होगी और वो उसको ओवर रूल नहीं कर सकते हैं। अब अगर ये सिचुएशन जो है वो किसी को पसंद नहीं आ रही है, हाँ वो सीनियोरिटी, उसकी बुनियाद सीनियोरिटी हो जिसका जिक्र किया जा रहा है कि जी सीनियोरिटी के बेसिस के ऊपर जज को नहीं शामिल करते या कोई और हो, अब उनका मामला है। लेकिन बज़ाहिर मैं यही समझता हूं कि अगर एक प्रोसीजर ले डाउन हो गया है तो फिर बेशक आप इख्तलाफ करते हो, जजेस जो हैं वो आपस में इत्तेफाक ना भी करते हो किसी मामले के ऊपर, तो जो चीज तय हो चुकी हुई है उसके तो मुताबिक चले ना। मुजम्मिल, लेकिन सवाल तो ये बनता है, जैसे पहले जब चीफ जस्टिस नहीं बने थे तो जस्टिस काजी फायज ईसा भी बेंचों की तश्कील पर एतराज करते थे, वो भी खत लिखते थे, वो मीडिया के पास जाती थी, तो उसकी भी तो कानूनी हैसियत नहीं थी। क्या हर्ज है अगर खत लिख दिया? लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट भी ये बात कह रही थी, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर एक स्टे था। काजी फायज ईसा ये कह रहे थे कि आप स्टे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट नहीं चला सकते, आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला कर दिए ताकि पता लग जाए बेंचेस का क़याम कैसे होना है। एक कानून साजी पार्लियामेंट ने कर दी है, आपने उसके ऊपर स्टे देके आप उसकी दोबारा हेयरिंग नहीं कर रहे। वो भी जुडिशियल एक्टिविज्म था, वो भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी पार्लियामेंट के साथ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने आते ही सबसे पहले उसका फैसला किया और उसके मुताबिक कानून सुप्रीम कोर्ट को चलाना शुरू कर दिया। क्या एजाजुल एहसन साहब ये कह रहे हैं कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में कहा गया है कि 3-2 से बेंच बन जाएंगे, वो ये कह रहे हैं कि 3-0 से बनने चाहिए, इत्तेफाक राय से बनने चाहिए, तो वो एक कानूनी पोजीशन ले लेना। क्योंकि काजी फायज ईसा के खतों में तो आईनी और कानूनी पोजीशन वाजे होती थी कि आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला करें। वो कहते थे कि आप जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाएं मज़ाहिर अली नकवी के इशू पे। वो कहते थे कि आप जो बेंचेस का क़याम है उसमें उनको खुद आप देखें ना, सुप्रीम कोर्ट के कई जज तो ओएसटी किए हुए थे, उमरताब बदियाल साहब ने, उनके पास 6 माह से कोई मुकदमात ही नहीं थे। 5 जज थे जो सारे 100 मुकदमे सुन गए, बाकी पूरा सुप्रीम कोर्ट फारग था। तो अब तो ऐसे नहीं है कि 5 जज ही सुप्रीम कोर्ट में सारा कुछ सुन रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एजाजुल एहसन साहब का खत सियासी है। काजी फायज ईसा आईनी और कानूनी नुकात पर बात करते थे और वक्त ने साबित किया कि जिन आईनी और कानूनी नुकात पर वो बात करते थे, सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जज उस आईनी और कानूनी नुकात पर मुत्तफिक हैं। जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में एजाजुल एहसन साहब ने तो खिलाफ वोट दिया हुआ है और मुनीब अख्तर साहब ने भी खिलाफ वोट दिया है कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल नहीं होना चाहिए। तो हम ख्याल बेंच जितना था उन्होंने खिलाफ वोट दिया है, लेकिन वो वोट आउट हो गए। अक्सरियत ने कहा नहीं, चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर कदगन होनी चाहिए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वहां तो जब फुल कोर्ट में क्या कहा जाता था कि फुल कोर्ट बनाकर चीजें तय कर लें,
बनाते थे उमर साहब बंदियाल साहब फुल कोर्ट, हमें बताया 2019 मैं इसी से मैं यहाँ आपको रोकती हूँ मुजम्मिल यहाँ रोकती हूँ, मैं आमिर साहब की तरफ जाना चाहती हूँ। देखिए हमने फुल कोर्ट भी देखा जिसमें जाहिर है आमिर साहब जैसे आप बात कर रहे थे, इख्तलाफ राय होती है और वो आपको नजर आती है, खूबसूरती है जमहूरियत की वगैरह वगैरह, लेकिन ये जस्टिस मज़ाहिर नकवी के केस के हवाले से भी आपको ये जो दोबारा से जो तकसीम है, जो जस्टिस एजाजुल एहसन का खत है उस हवाले से है। फिर आप ये भी देखें कि एक तरफ एक पिटिशन भी दायर की गई है कि जस्टिस एजाजुल एहसन जो है वो नहीं सुन सकते उनके खिलाफ। तो आपको नजर आ रहा है कि ये तकसीम जो कुछ देर के लिए कम हुआ था क्योंकि प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा था, ये तकसीम अब दोबारा से ज़्यादा गहरा ज़ाहिर है ज़्यादा फैलता जाएगा। एक तरफ आप देखें कि अगेन ये जस्टिस शौकत सिद्दीकी वाला केस भी है वो भी सुना जाएगा। देखें ये तकसीम जो है वो कम तो नहीं, मैं तो ये तो नहीं कहूँगा कि ये तकसीम कम हो गया, क्योंकि देखें ये बच्चे तो नहीं है ना कि जो वक्त के साथ साथ इवॉल्व करें, इनकी जो है वो दिमाग भी सेट हुआ है अपनी जगह पर तमाम, और ये होना चाहिए ना जजेस के अंदर, इसीलिए वो इतने अहम ओहदों के ऊपर होते हैं, इसीलिए उनकी अहम जिम्मेदारियां होती हैं कि पुख्ता दिमाग वाला शख्स ही उसको वो जज बनाया जाता है। और फिर सबसे बड़ी बात बट उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं समझता हूँ वो ये है कि जजेस का जो तर्ज जिंदगी है इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनका जो तर्ज जिंदगी है वो आप किसी और तबके से उसका मुकाबला नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अंदर ये नहीं हुआ है कि जजेस जो हैं वो सियासी तौर पर पट गए हैं या उन्होंने सियासी दबाव में आके फैसले करना शुरू कर दिए या अपनी सियासी पसंद नापसंद की बुनियाद पर फैसले करना शुरू हो गया। उनका पूरा तर्ज जिंदगी ही वो नहीं रहा जो कि एक क्लासिक डेफिनेशन ऑफ अ सीनियर जज होना चाहिए। उसके मुताबिक आप देखते हैं वो दावतों पे जाते हैं, उनके अपने बच्चों की शादियां होती हैं तो हर तरह का सीनियर ब्यूरोक्रेट क्या और सियासतदान क्या उनको बुलाया जाता है, करोड़ों रुपए के तोहफे तोहफ जो है वो उनसे लिए जाते हैं। तो ये जो बिगाड़ है ना ये किसी एक प्रोसीजर का मामला या किसी एक केस का मामला या चंद शख्सियात का मामला नहीं है, ये कल्चर का बिगाड़ है और ये ओवरनाइट खत्म नहीं होता सिर्फ इसलिए कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट के तहत कुछ तय कर दिया गया है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो जो कल्चर है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, वो रातों रात गायब हो जाएगा। उसको उससे एक बड़े तसलसल के साथ उसको पीछे धकेलना होगा और इसके लिए ये चीज महदूद नहीं है। मैं समझता हूँ मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए उनका जितना भी टेन्योर साल भर का वो बाकी है ये मैं उसमें भी मुकम्मल होता हुआ ये काम नहीं देख रहा। लेकिन अगर उनका जानशीन ने भी ये उनका भी रवैया और रविश यही रही तो फिर उम्मीद की जा सकती है कि एक्चुअली लड़ाई जो है ना वो इस कल्चर से है, दुरुस्त इस कल्चर को करना है। इट इज नॉट अबाउट एक इंडिविजुअल और द अदर इंडिविजुअल। तो ये तकसीम खत्म, टू आंसर योर क्वेश्चन, ये कभी भी नहीं हुई थी। ये अभी इसने दोबारा उस वक्त खामोशी छा गई, अब दोबारा मौका मिला तो उन्होंने सर उभारा, कल को दोबारा मौका मिलेगा ये फिर उभारेंगे। ये दिस इज अ वॉर, दिस इज नॉट अ बैटल, नॉट अ मैटर ऑफ वन। तो यानी कि लेकिन इसको मैनेज करने की जाहिर जरूरत तो है। तो मुजम्मिल, एक तरफ है जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ जो केस है, दूसरी तरफ जस्टिस शौकत सिद्दीकी का जो ताखीर से बहुत देर ड्रैग करता रहा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से, वो भी सुना जा रहा है। आपको क्या नजर आ रहा है, अगर हम पेश गोई कर सकते हैं, देख सकते हैं कि अब ये प्रोसीडिंग्स क्या होंगी, क्या होगा इसके इस हवाले से? इतने अरसे बाद शौकत सिद्दीकी साहब का केस लगा है, उतने अरसे बाद मुज़ाहिर अली नकवी साहब का केस लगना चाहिए। ये तो पिक एंड चूज हो गया क्योंकि मुज़ाहिर अली नकवी साहब का केस आप 10 दिन में लगा दें और शौकत सिद्दीकी का 3 साल ना लगाएं तो ये तो यकसा निज़ाम इंसाफ की नफी हो गई। जितना अर्सा आपने शौकत अली सिद्दीकी साहब का केस नहीं लगाया उतना अर्सा आपको मुज़ाहिर अली नकवी का केस नहीं लगाना चाहिए। नहीं, लेकिन जस्टिस काजी फायज ईसा केस का उनका तो केस लग गया था ना, आफ्टर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में के फैसले के बाद लगा था ना, जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के। तो ये ऐसी बात नहीं, ये कंपैरेटिव एनालिसिस ठीक नहीं है कि उनका काजी फायज ईसा के साथ मुल्क की सारी बार्स खड़ी थी, सारी वकला कम्युनिटी उनके साथ खड़ी थी कि ज्यादती कर रही है एक हुकूमत, और एक हुकूमत जो है वजीर आजम जो है वो उनके साथ पर्सनल हुआ है। यहाँ तो कोई वजीर आजम मुज़ाहिर अली नकवी के साथ पर्सनल नहीं है। या हुकूमत ने मुज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ रेफरेंस भेजा हुआ है कि हुकूमत को कोई फैसला मुज़ाहिर अली नकवी का पसंद नहीं आया। ये तो इंडिपेंडेंट शिकायत आई हैं उनके खिलाफ। ये वजीर आजम देखिए नहीं, लेकिन जस्टिस देखिए यहाँ पे बस
नहीं दावा किया जाता था। देखिए दावा तो यही किया गया था ना कि एक प्राइवेट सिटीजन ने, एक शहरी ने शिकायत दर्ज की थी जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ, जिसकी वजह से शहजाद अकबर और फिर आगे हमें पता है कि तहकीकात हुई और ये मामला आगे बढ़ा। तो दावा तो वो भी करते थे। नहीं, आप कानून और आइन नहीं पढ़ रहे। उसमें लिखा है कि उस प्राइवेट शहरी ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में शिकायत करनी थी, शहजाद अकबर को नहीं करनी थी, इमरान खान को। हुकूमत के पास किसी जज के खिलाफ कोई भी तहकीक करने का कोई इख्तियार नहीं है, ये इख्तियार सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के पास है। तो शहजाद अकबर और इमरान खान ने किस कानून के तहत काजी फायज ईसा के खिलाफ तहकीकात की? यही उसमें एक नुक्ता था जो काजी फायज ईसा के हक में था कि आपने गैर आईनी और गैर कानूनी अमल किया। वो प्राइवेट शहरी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में आता है, वहां से तहकीकात का हुक्म होता है। तो जैसे कि आपका मदाहिर अली नकवी के साथ हो रहा है कि पहले वो शहरी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में आया है, वहां 4 हेयरिंग्स हुई हैं, उसको क्रॉस एग्जामिन किया गया है, उसके ऊपर राय दी गई है, फिर वोटिंग हुई है। जो तरीका है, आप कैसे कंपैरिजन, किसने इख्तियार दिया है हुकूमत को कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दे? आप ये इख्तियार ठीक है, मवाजना नहीं किया जा सकता, मवाजना